अब महिला को पिता का प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। इसी पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा के बारे में। इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि किस किस सिचुएशन में महिला को पिता का प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो आपको बता दें, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 के तहत ये बात बताया गया था उस संशोधन में कि यदि 2005 के बाद कोई महिला का विवाह हुआ है तो ऐसे स्थिति में वो अपना पिता का संपत्ति में हिस्सा ले सकता है। साथ ही यदि कोई पिता का संपत्ति का बंटवारा 2005 के बाद हुआ है तो ऐसे भी स्थिति में महिला का उस संपत्ति में हिस्सा होगा और महिला यदि चाहे तो कोर्ट में केस डाल के वो प्रॉपर्टी जो हिस्सा हो गया है भाई के बीच में 2005 के बाद, तो वो महिला यदि चाहे तो कोर्ट में केस डाल के पुनः उसका बंटवारा करवा के दोबारा बंटवारा करवा के अपना भी हिस्सा निकाल सकती है और महिला का भी उसमें हिस्सा होगा। साथ ही यदि मान लेते हैं यदि कोई महिला का विवाह 2005 से पहले हुआ है तो ऐसे स्थिति में महिला का हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन नया जजमेंट के अनुसार से अब ये नहीं होगा। इसके अलावा यदि कोई पिता का मृत्यु 2005 से पहले हो गया है तो ऐसे भी स्थिति में महिला को हिस्सा नहीं मिलता। साथ ही यदि किसी का प्रॉपर्टी का बंटवारा 2005 से पहले हो गया है, ऐसे भी स्थिति में महिला को उस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था। तो हम लोग जजमेंट के बारे में डिस्कस करें उससे पहले आपको सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और एंसेस्टर प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना होगा। तो देखिए, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का हिंदी होता है स्व अर्जित संपत्ति। ऐसा संपत्ति जिसको कमा के खुद अपने द्वारा बनाया गया हो। यदि आप कमा के अर्न करके कुछ प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, कोई ज़मीन को खरीद लेते हैं, तो वो आपका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होता है। तो ऐसा प्रॉपर्टी पे आपको ये बिल्कुल आज़ादी है कि आप चाहे जब भी चाहे उसको सेल कर सकते हैं, यानी बेच सकते हैं, किसी को दान में दे सकते हैं या फिर कोई व्यक्ति के नाम वसीयत कर सकते हैं, चाहे वो फैमिली का हो या फिर ना भी हो, किसी के नाम से भी आप सेल कर सकते हैं, गिफ्ट डीड कर सकते हैं, वसीयत कर सकते हैं। यानी कि स्व अर्जित संपत्ति में ये बिल्कुल पूरा आज़ादी रहता है। वही दूसरा होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी, यानी कि जिसे पैतृक संपत्ति के नाम से जानते हैं। तो पैतृक संपत्ति उस संपत्ति को कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहता है। जैसे आपको आपका पिताजी से मिला, फिर आपका पिताजी को भी आपका दादाजी से मिला, इसी प्रकार जो है वो चलते आ रहा है, तो उसको हम लोग पैतृक संपत्ति कहते हैं। तो यहीं पे मामला फंस जाता है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, उसमें जो है महिला हिस्सा लेती है। लेकिन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में वो दावा नहीं कर सकती है, कोर्ट में भी केस नहीं कर सकती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है उसमें भी हिस्सा नहीं मिलेगा, उसके बारे में भी हम लोग आगे बात कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन और जान लेते हैं। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होता था उस पर महिला का पूरा हक होता था। यदि कोई व्यक्ति जो परिवार का जो मालिक है वो यदि कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो ऐसे स्थिति में महिला उस पर रोक भी लगा सकती थी, लेकिन अब ये रोक नहीं लगेगा। यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी महिला को हिस्सा नहीं मिलेगा। तो किस किस स्थिति में नहीं मिलेगा, चलिए अब हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। अब मान लीजिए यदि परिवार में कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसका इलाज के लिए पैसा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे स्थिति में परिवार का जो भी हेड है वो गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को, यानी कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी को, पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। तो यदि वो पैतृक संपत्ति को परिवार का जो भी हेड है वो बेच रहा है तो ऐसी स्थिति में महिला के द्वारा उस प्रॉपर्टी को बेचने से नहीं रोका जा सकता है। इसी प्रकार यदि फैमिली जो है, परिवार जो है कर्ज में डूबा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कर्ज हो गया है, तो वो कर्ज को चुकता करने के लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को परिवार का जो भी सदस्य है, हेड है, वो बेच सकता है। इसी प्रकार यदि कोई मान लेते हैं कहीं से लोन लिया गया है और वो लोन का रीपेमेंट करने के लिए पैसा नहीं हो रहा है और लोन काफ़ी ज़्यादा हो गया है और रिकवरी वाला जो एजेंट होता है, लोन रिकवर करने का एजेंट, वो काफ़ी तंग कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में भी जो परिवार का हेड है उसको ये डिसीजन करने के लिए स्वतंत्र है वो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेच के वो वहाँ पे कर्ज जो है वो रीपेमेंट लोन का कर सके। तो वहाँ पे भी महिला के द्वारा रोका नहीं जाएगा कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को आप बेच रहे हैं उसमें मेरा भी हिस्सा होगा, तो यहाँ पे महिला नहीं रोक सकता है। दूसरा है कि यदि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है वो उपजाऊ नहीं है, यानी कि कोई काम का नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी है, तो ऐसे भी स्थिति में परिवार का जो हेड है उसको वो बेच के कहीं पे दूसरा जगह उपजाऊ या फिर उससे अच्छे ज़मीन खरीद सकता है। या फिर दूसरा सिचुएशन है कि यदि फैमिली में किसी का शादी विवाह करना है तो ऐसे भी स्थिति में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को, यानी कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी को परिवार का जो भी हेड है उसके द्वारा बेचा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि मान लेते हैं कि रहने के लिए घर ना हो या फिर जो घर में रह रहा है वो घर रहने लायक ना हो, बिल्कुल जर्जर हो गया हो, तो ऐसे भी स्थिति में
जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसको बेचा जा सकता है परिवार का कोई भी मुखिया के द्वारा, और इस पर महिला के द्वारा कोई भी रोक नहीं लगाया जा सकता है, चाहे वो महिला का शादी 2005 के बाद हुआ हो या फिर 2005 से पहले हुआ हो। यहाँ पे ये कोई भी चीज़ मायने नहीं रखेगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा का केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 वाला सभी बात को बदल दिया है। यानी कि यदि कोई माता पिता का देहांत या फिर कोई लड़की का शादी 2005 के बाद हुआ हो या पहले हुआ हो, उससे बिल्कुल भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। यदि कोई महिला अपना माता पिता का देखभाल नहीं कर रहा है और यदि माता पिता सीनियर सिटीजन है यानी कि 60 वर्ष से ज़्यादा का एज है, ऐसे स्थिति में यदि वो कोई महिला है, वो माता पिता का देख रेख नहीं कर रही है, वो बुजुर्ग है और वो महिला यदि ये सोच रही है कि हमें इस प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यदि पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो या फिर स्व अर्जित प्रॉपर्टी हो, यदि माता पिता का देख रेख उसका बाल बच्चे के द्वारा नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर सिर्फ बेटी का ही नहीं बात है बल्कि बेटा का भी बात है। यदि बेटा भी माता पिता का देख रेख नहीं कर रहा है तो ऐसे स्थिति में उसे पुश्तैनी प्रॉपर्टी या फिर स्व अर्जित प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा सकता है। भले ही यदि माता पिता के द्वारा पहले ही बाल बच्चे के नाम से गिफ्ट डीड तैयार कर दिया गया हो, ऐसे भी स्थिति में बेटा या बेटी को पुश्तैनी संपत्ति से या फिर स्व अर्जित संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। साथ ही साथ लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 26 के तहत यदि कोई महिला धर्म परिवर्तन कर लेता है तो ऐसे स्थिति में उस महिला का जो भी बच्चे हैं वो प्रॉपर्टी में दावा नहीं कर सकता है। यानी कि यदि महिला अपना जो है धर्म को परिवर्तन कर लेता है, कोई दूसरा धर्म में चले जाता है, दूसरा धर्म बदल लेता है, तो ऐसे स्थिति में उसका जो है पुश्तैनी प्रॉपर्टी में या फिर स्व अर्जित संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। साथ ही यदि कोई लड़की अपना माता पिता का जो है मर्डर कराने के बारे में सोच रही है, ऐसा कुछ योजना बना रही है या फिर मर्डर करवाती है, उसमें उसका भी हाथ होता है, उसका भी योजना होता है, उसका भी सपोर्ट से मर्डर होता है, ऐसे स्थिति में भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के सेक्शन 25 के तहत उसे प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा सकता है। यदि कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा 2005 के बाद हुआ है, चाहे वो स्वअर्जित संपत्ति है या फिर पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, यदि भाई के बीच में 2005 के बाद बंटवारा हो गया है तो ऐसे स्थिति में भी बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा यदि वो 12 साल के अंदर उस प्रॉपर्टी पर वो क्लेम न किया हो। यदि 12 साल जिससे ज़्यादा हो गया है, जिस दिन प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ है वो बंटवारा का समय 12 साल से ज़्यादा हो गया है, तो अब ऐसे भी स्थिति में महिला को हिस्सा नहीं मिलेगा। अब महिला उस प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकती है, अपना हिस्सा नहीं ले सकती है लिमिटेशन एक्ट 109 के तहत। तो अब आप समझ गए होंगे कि महिला को कब प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। यदि आपको वीडियो से संबंधित फिर भी कुछ पूछना है तो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।